8 ट्रैक और मैं क्रॉस कर रहा था उस रास्ते को। अब क्या हुआ कि जो मेरा बैग है थोड़ा लबालब था वजन से। हम गुजराती लोग तो जहां पे जाते हैं वहां पे सबसे पहले चेक करते हैं एयरलाइन वालों की लिमिट क्या है, और फिर ये चेक करते हैं कि हम कैसे घुसा सकेंगे उससे ज्यादा 3 किलो। ओके, तो बैग तो फुल ही रहता है, कभी रहते हैं दूसरों के लिए सामान ले जाते हैं, अगर अपना नहीं तो वसूल तो करना चाहिए ना पैसा। पड़ोसियों का सामान लेके चले जाते हैं कि आपको अगर देना है तो मुझे दे दीजिए, 10 किलो खाली है इसमें। तो ये तो मैंने एक बार मुस्कुराते हुए कहा था कि भाई कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि भाई अपने दादी जी अगर देहांत हो गया तो उसकी वो श्रद्धांजलि की खबर इश्तेहार छपाएंगे और नीचे लिखेंगे कि एक कपबोर्ड बेचना है कि भाई एक ही चीज पे एक ही पैसे में 2 काम हो जाए ना, कि भाई ऊपर ये लिखे कि दादी जी का देहांत हो गया और नीचे लिखे दादी जी का कबाड़ नहीं चाहिए, वो चाहिए तो यहाँ पे सर पर करके ले जाओ। तो भरा हुआ था थैला और उसका स्ट्रेप टूट गया, और स्ट्रेप टूटा उसी वक्त, क्योंकि मैंने ये सोचा था ना कि भाई तो ऐसे करके हम हिंदुस्तानी है यार, कहां पे कैसे घुस के कहां से निकलना है वो हमारे खून में आता है। तो मैंने तो वो सोच लिया कि भाई इतनी सेकंड में तो मैं यहां से यूं निकल जाऊंगा। तो मैंने सड़क क्रॉस करने की शुरुआत कर दी, और सड़क क्रॉस करने की मेरा जो जजमेंट था वो स्ट्रेप टूटा वो अनायास घटना थी। तो मुझे ही पहले पता नहीं चला क्या हुआ, नीचे गिरा तो थैला नीचे गिरा तो उसमें 2-3 चीज भी गिरी, और वो अगर मैं देखूं और महसूस करूं उसमें तो लाइट हो गई। अब आप देखिए 8 ट्रैक का वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड ऑफ टोक्यो, और वहां पे सबसे ज्यादा कम्यूटिंग, क्योंकि शाम का वक्त ऑफिस से सब लोग घर जा रहे हैं, जैसे अहमदाबाद का हाईवे में हो जाता है कभी कभार शाम को। और मेरे तो रियलाइजेशन ही बाद में हुआ कि मैं कहां पे हूं। तो इमीडिएट जितनी घटनाएं हुई, all the cars, all the vehicles, everyone was stand still for one person crossing the road and who is not Japanese. तो शक्ल सूरत से पता चलता है कि बाहर का आदमी। मैंने वो थैला वेला ऐसे करके हाथ में रखा, क्योंकि स्ट्रेप तो टूट गया था, तो चीजें उसमें रखी। फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं तो बीच सड़क पे हूं। फिर मैं क्रॉस करके गया सामने की ओर। नो वन इज मूव्ड, नो वन इवन हॉन्क्ड, हॉर्न भी नहीं बजाया किसी। देख रहे थे ना वो सब, और आगे वाला देख रहा था और खड़ा है, तो पीछे वाला ने उसके ऊपर भरोसा किया कि यूं तो नहीं खड़ा होगा ना, कुछ हुआ है तो खड़ा होगा। ओके, तो उसको अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये, आगे वाले तो चलिए उनको देख के उन्होंने ब्रेक लगाई, लेकिन पीछे वालों ने आगे वाले का भरोसा किया कि ठीक है ये निकलेंगे तो हम भी निकलेंगे, अब कुछ हुआ है तो नहीं निकलेंगे। ओके, ये मेरे साथ का 1 साल पुराना एक्सपीरियंस है। इसके लिए मैं सेल्फ डिसिप्लिन और टीम वर्क की बात करता हूं, यूं ही नहीं कहता। छोटा सा देश है, टापुओं से बना हुआ देश है, वर्ल्ड वॉर हार चुका जिसके ऊपर एटम बम गिरा ऐसा देश है। और इलेक्ट्रीफाइंग जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में अगर मैं जापान का नाम ले लूं, ऐसा तो होता नहीं। इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पाद में तो आगे निकल गए। ये चीजें हैं मेरे दोस्तों, ये चीजें जो सत्ता को महासत्ता बनाती है, और उसमें कहीं भी लीडर नहीं है, कहीं भी पॉलिटिक्स नहीं है, कहीं भी ऑफिस है ही नहीं। सिटीजन है, लोग हैं, इंसान है, जो समझते हैं कि नहीं दिस इज द वे दैट वी शुड बिहेव, दिस इज द वे वी शुड डू द जॉब। एक संदीप नाम का टैक्सी ड्राइवर मुझे मुंबई में अभी मिला था, अभी पिछले महीने, और वो बड़ा टैक्सी, मैंने 1 में टैक्सी हायर की थी, फिर दूसरी बार भी हायर की, तीसरी बार मैंने कहा कि आप तो बड़े सुलझे हुए इंसान हो, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े विवेक से, आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, आप फोन पे भी बात बड़े सलीकाई से करते हो। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मैं मुंबई में रहता होगा तो आपको नौकरी पे रख लेता, ऐसा कॉम्प्लीमेंट किया। तो उन्होंने कहा कि सर ये बिकॉज ऑफ माय बॉस। मैंने कहा बॉस नहीं, आप कहीं पे जॉब करते? मैंने कहा, उसने कहा कि पहले करता था। तो पैनासोनिक कंपनी में, जापान की पैनासोनिक कंपनी के कोई आए थे सीईओ वहां पे मुंबई, उनको ड्राइवर चाहिए था, तो वो जिस एजेंसी में था उस ड्राइवर के तौर पे, तो उन्होंने कहा कि पहले ही दिन में गया, तो पहले ही दिन में 7 बजे का मुझे टाइम दिया था, मैं 7:02 2 मिनट गया। तो 2 मिनट तो चलता है हिंदुस्तान में, लेकिन मैंने जो बॉस जिनकी जो गाड़ी में बिठा के ऑफिस, वो ऑफिस भी नजदीक ही था, कोई दूर तो था नहीं, ट्रैफिक भी नहीं था। तो वो उन्होंने
पूरे रास्ते में मुझे सुनाया कि टाइम में पंक्चुअल रहना चाहिए, 7:02 मीन्स नहीं चलेगा, 7 मीन्स 7, ये वो सब। तो मैंने सोचा कि क्या पका रहा है ये, तो इसको पता नहीं, ठीक है मुंबई में रहेगा तो पता चल जाएगा। 6 दिन के बाद ऐसा हुआ, 6 दिन में तो ये हुआ, चलने लगी। मैं भी समझ गया कि 5 मिनट पहले आ जाना चाहिए, वरना ये पक पक कौन सुनेगा। ठीक है, टाइम तो देखते हैं, टाइम तो ठीक है, लेकिन ये इतना पकाता है सब बीच में 15 मिनट तक भाषण देके। ये अंग्रेजी एक तो पूरी आती नहीं और ये सब सुनना पड़ता है, उसको भी इतनी हिंदी नहीं आती, इंग्लिश भी इतनी नहीं आती थी। ठीक है, 6ठे दिन वो लेट हुए, उनको देरी हुई नीचे उतरने में, ऊपर से फ्लैट पे से। तो पूरे रास्ते उन्होंने अपोलॉजी की, सॉरी आई वाज लेट, लिफ्ट में ये हो गया वो हो गया। तो उसने सोचा कि भाई हम लेट हुए तो भी पकना पड़ता है, ये लेट हो गए तो भी पकना पड़ता है, कौन ऐसा काम करेगा। लेकिन पैसे नहीं थे, काम तो करना पड़ता था, और इसमें पैसे अच्छे मिलते थे, मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब थी, किया। फिर तो उसके वाइफ भी रहने के लिए आए, उनके बच्चे भी आए, उसको ट्रस्ट आ गया, तो बच्चों को बाहर निकालने के लिए, भेजने के लिए मुझे बुलाते थे, ड्यूटी ज्यादा होती थी, मुझे पैसे चाहिए थे, तो मैं करता रहा। 3 साल तक मैंने काम किया। फिर उनका वहां से चेंज हुआ, तो वापस अपने कंट्री को जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि भाई अब जा रहे हैं तो कुछ बोनस देंगे जाते वक्त, इतना। फिर शुरू में ये सब हुआ, फिर तो मैं समझ गया उनकी सिस्टम, तो मैं कुछ बोलता ही नहीं था, नो आर्ग्यूमेंट, सिर्फ परफॉर्मेंस ही करता था, कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ बात ही नहीं करना, यस सर, सॉरी सर, थैंक यू सर, ओके, और परफॉर्म। तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया तो मुझे लगा कि बोनस देंगे, तो उन्होंने फेयरवेल में मुझे बुलाया, मिठाई खिलाई। तो मैंने सोचा मेरी 2 बच्चियां हैं, उसको मालूम भी है कि बच्चियां हैं, मिले भी है, तो कुछ उनके लिए देंगे, दिया ही नहीं। ओके, सिर्फ थैंक्स दिया। तो मैंने कहा कि ये देखो 3 साल तक हमने तो पूरे खून पसीना निकाल दिया इनको लिए, कुछ बोले भी नहीं, और ये कुछ बोनस भी नहीं देते जाते वक्त। तो दूसरे दिन तो उनको एयरपोर्ट जाना था और पैक करना था सामान, तो मुझे बोल दिया था कि पैकिंग के लिए आना और फिर एयरपोर्ट जाएंगे। पैकिंग करके मैं जब ऊपर गया, तब मेरे बॉस ने कहा कि बैठो संदीप, यू आर अ गुड पर्सन, फास्ट लर्नर, विद इन ए वीक यू लर्न हाउ टू डील विद मी। सो अब तो मैं जा रहा हूं, और मैं हिंदी में कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने हिंदी में बताया था, बात तो थोड़ी बहुत इंग्लिश में हुई थी। तो अब मैं जा रहा हूं, तो संदीप बोलो, घर चाहिए या गाड़ी चाहिए? घर चाहिए या गाड़ी चाहिए? तुम बोलो कि मुझे घर चाहिए तो मैं तुम्हें यहाँ पे फ्लैट लेके देता हूँ, तुम बोलो कि मुझे गाड़ी चाहिए तो मैं नई गाड़ी लेके देता हूँ। शाम तक का वक्त है, डिसाइड करके कह दो, रात को तुम्हें ही छोड़ देना है एयरपोर्ट। तो उस आदमी के आंख में आंसू थे। जब मेरे बात हुई, मैं नाम से बात कर रहा हूँ संदीप, मेरे पास नंबर भी है उसका। उस आदमी के आंख में आंसू थे कि भाई मैंने तो पहले बिलीव ही नहीं किया, घर पे फोन किया तो बीवी ने कहा घर मांग लो, गाड़ी नहीं घर मांग लो, मुंबई में घर कौन देगा तुम्हें? तो मैंने घर का बोला जब उनको, तो एक्चुअल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाए उन्होंने, शाम तक मेरी साइन ली, फुल पेमेंट 1 को कर दिया और चाबी दे दी, अभी उसी घर में रह रहा हूं। और सर आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा हूं, और आप मुझे बोल रहे हैं कि भाई आपका काम तो बड़ा अच्छा है, टैक्सी ड्राइवर तो बहुत देखे, लेकिन आप जैसा नहीं देखा। दिस इज बिकॉज आई हैव लर्न फ्रॉम माय बॉस। इन्होंने जो तालीम दी, इन्होंने जो सिखाया, उसकी वजह से मैं आपके कंपनी में पैसा। अब तो मेरे पास 6 कार है अपनी, घर तो हो ही गया था, कार भी हो गई, और ये मैं चलाता हूं। बाकी के इनोवा और बड़ी बड़ी कार है वो मैं बाहर भाड़े पे दे देता हूं, तो उसकी भी इनकम है, बच्चियां पढ़ रही है। ये देखिए, ये होता है सही तरीके से काम करने का रिवॉर्ड। ऊपर वाला दे भी ना दे, अपने अंदर का अंतरात्मा दे देता है सबसे पहले। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेथ गोडिन करके बड़े मैनेजमेंट के थिंकर है, बड़ा नाम है उनका, प्राइवेट जेट है उनका, सिर्फ बातें करते हुए प्राइवेट जेट पे घूमते हैं। लेकिन काफी सारी कंपनी, फेसबुक, गूगल उनके कंसल्टेंट रह चुके हैं, बड़े सोच के आदमी है। उन्होंने एक बार कहा था कि चाहे कंपनी हो, चाहे संस्था हो, चाहे परिवार हो, चाहे ऑफिस हो, ये सब खत्म कैसे होते हैं, सक्सेसफुल कैसे होते हैं, उसकी 100 फॉर्मूला है। किताबें देखोगे तो 1000 किताबें आपको मिल जाएंगी, हाउ टू बी सक्सेसफुल। डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं? बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाती है, बड़ी कंपनियां खत्म हो जाती है, बड़े परिवार टूट जाते हैं, कैसे होते हैं?
तो उन्होंने कहा कि भाई एक सेंटेंस, फॉर वन सेंटेंस ओनली इज द कोर रीजन, वन सेंटेंस, इट्स नॉट माई जॉब, ये मेरा काम नहीं। जहां से आपके दिमाग में शुरू हुआ कि ये मेरा काम नहीं है, उल्टी गिनती चालू हो गई, क्योंकि फिर दूसरे वाले भी यही सोचेगा कि ये भी मेरा काम नहीं है, ग्रेजुअली हर कोई यही सोचेगा कि ये मेरा काम नहीं है। ये जो मुन्ना भाई की फिल्म में वो नहीं दिखाते, वो गांधीगिरी वाला मामला है, वो चिराग बोरा हमारे गुजराती के स्टेज के अभिनेता ने वो रोल किया था। वो थूकता है हर रोज, वो आदमी थूकता है और फिर वो साफ करके उसको रोज रोज साफ कर देता है, रोज साफ कर देता है, और फिर उसको लगता है कि भाई यार ये तो बहुत हो गया, अब ये तो आदमी रोज साफ कर देता आता है, मुझे थूकना नहीं चाहिए यार। विदाउट सेइंग, सिर्फ अपनी डिसिप्लिन मेंटेन करने से सामने वाले की डिसिप्लिन मेंटेन हो। मुझे एक बार बैंक वाले ने इंटीग्रिटी के ऊपर बोलने के लिए बुलाया था, तो मैंने यही कहा था कि भाई मेरी इंटीग्रिटी की व्याख्या सिंपल सी है, योर बिहेवियर इज योर इंटीग्रिटी। हम बातें कितनी भी बड़ी लॉयल्टी की, इंटीग्रिटी की, ऑनेस्टी की करें, लोग हमारा बिहेवियर चेक करेंगे। गांधी जी कोई सुपर मॉडल तो नहीं थे, लेकिन सक्सेसफुल हुए। उस जमाने में हमारे ही पुरखों ने उनके पीछे पीछे घूमे, लोगों ने उनके जैसे वस्त्र पहनने शुरू कर दिए, उनके जैसे बात करना शुरू कर दिया, उनकी बातों को मानना शुरू कर दिया। तो उनमें कोई ऐसा जादू नहीं था, वो तो काफी सारी भूलें भी की उन्होंने, पॉलिटिक्स के आदमी भी नहीं थे, तो काफी सारी उनकी आज भी टीकाएं हो रही है, आलोचना हो रही है, लेकिन जादू तो किया, ऐसा तो मानना पड़ेगा हर किसी को, क्योंकि लोग तो उनके पीछे थे, उनकी बात मानते थे, दुनिया में तो उनका नाम है। जो छोड़ के चले गए वो भी उनके प्रशंसक रहे, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहा, वो भी 1944 में, उनको छोड़ने के बाद कि भाई राष्ट्रपिता तो यही है, मैं तो उनके आदर करता हूं। क्यों ऐसा मानते थे लोग? सिंपल सा रीजन ये है कि वो जो बोलते थे वो करते थे और ऐसा ही जीते थे। वो कोट पहन के सादगी की बात नहीं करते थे। सादगी की बात करने के लिए वो खुद अपने कोट लंदन रिटर्न होने के बावजूद भी वो जूते और कोट निकाल के लोगों के बीच जाके बैठे थे। और कोई सीक्रेट है ही नहीं। जो ये कर पाएगा वो आज भी गांधी बन पाएगा। सोनू सूद ने सिर्फ ट्वीट पर जवाब देना शुरू किया तो 2 महीने में तो वो भी सुपरस्टार हो गए, विदाउट डूइंग एनी रोल। क्यों? तो लोगों के काम कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। इतने सारे लोग हैं हमारे यहाँ, इतनी सारी कंप्लेन है, तो जैसे मैंने कहा कि हर किसी के सॉल्यूशन तो आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन हर किसी को ढाढ़स तो दे सकते हो ना जवाब में कि ओके हम प्रयत्न कर रहे हैं, वी आर डूइंग एफर्ट्स, और लोग देख सकते हैं कि आप एफर्ट्स, फिर लोग भी कहेंगे कि चलो आपने किया सर, मेरे किस्मत में नहीं होगा, नहीं हो पाए। लेकिन अब एफर्ट्स नहीं करते तब कंप्लेन आती है, तब गुस्सा आता है, तब संघर्ष होता है। होता है, मैं मानता भी हूं कि 10% लोग, वो अक्षय कुमार का एक मूवी नहीं था तो एयरलिफ्ट वाला, उसमें एक इंसान बताया गया है कि हर किसी में ये नुक्स निकालता फिरता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और एक दिन वो उसको कह देता है कि भाई देखो ये कोई चैरिटी नहीं है, जान बचाने का मामला है, अगर तुम्हें रहना है तो यहीं पे रहो और तुम्हें अपने तरीके से 5 स्टार जिंदगी जियो, वरना हमें तो जान बचा के जाना है यहाँ, दिस इज अ मैटर ऑफ क्राइसिस। तो 10% लोग आपको जीवन में ऐसे मिलेंगे जो आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन अगर आप अपना काम सही तरीके से कर पाएंगे तो बाकी के 90% लोग आपकी ओर से आपका बचाव करेंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे जीवन से मैं आपको गारंटी देता हूं कि 90% लोगों ने तो देखा है कि ये काम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रही है, तो वो आपके लिए खड़े हो गए कि नहीं। अब देखिए इस जमाने में, इस कलयुग जिसको हम कहते हैं, जहां पे इतने सारे विकृत समाचार आते हैं, हेडलाइंस, कभी ऐसी हेडलाइंस आती है कि हमको लगता है कि भाई नहीं देखना यार, न्यूज कौन देखेगा, सुबह सुबह कौन दिमाग खराब करता है। इस जमाने में अभी बिहार में एक शिक्षक का तबादला हुआ, एक गांव के देहात के टीचर का, और उसकी स्कूल में लड़कियां पढ़ रही थी, वो रोई, सड़क पे आई और बेहोश हो गई। 23 लड़कियों को अस्पताल ले जाना पड़ा एक गवर्नमेंट टीचर के ट्रांसफर की वजह से, और वो नेशनल न्यूज में आया। तो फिर तबादला तो गवर्नमेंट रूल है, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने भी थोड़ा, क्योंकि अब तो क्या न्यूज आ गया, मीडिया आ गया, वीडियो वायरल हो गया, तो गवर्नमेंट ने उनको प्रमोशन दे दी कि भाई आप इतना अच्छा कर रहे हैं तो ट्रांसफर तो करना पड़ेगा, लेकिन प्रमोशन में ट्रांसफर आप बोल लीजिए, आप दूसरी जगह पे भी इतना काम करके बताइए। ये अभी इसी हमारे हिंदुस्तान में इसी वक्त हो रहा है। एक गांव का टीचर भी सही तरीके से अपना काम करता है तो गवर्नमेंट चाहे देखे या ना देखे, स्टूडेंट्स तो देखते ही है ना कि कौन कितना काम कर रहा है।
और स्टूडेंट जब सड़क पे खड़े आके रोने लगेंगे तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि कौन कितना काम कर रहा है। उसके लिए कोई आंदोलन की जरूरत ही नहीं, इंसानियत की जरूरत है। मैं आपको कोई बड़ी टिप्स देने के लिए नहीं आया, ये तो छोटी टिप्स देने के लिए आया हूं कि आप हेल्प जब किसी की करना चाहिए तो हेल्प, HELP, हेल्प, वो शब्द में 4 अक्षर हैं इंग्लिश के, ओके? 4 शब्द को याद रखिए हेल्प करने के लिए। H फॉर ह्यूमर, स्माइल कीजिए, कुछ ना हो, कोई बात नहीं, मुस्कुराइए। वो लखनऊ में मैं गया था तो बोर्ड लगे हुए थे, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। मुझे अच्छा लगा कि चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे बोर्ड लगा के रखा है कि हो ना वो सामान वामान चोरी हो गया, कोई बात नहीं, मुस्कुराइए। तो स्माइल इज अ कर्व व्हिच कैन सेट मेनी थिंग्स स्ट्रेट। तो आप मुस्कुराइए, जरा लाइट रहिए। और साइंस कहता है कि जो लाइट चीजें हैं वो ऊपर जाती है। आप तो सब इंजीनियर हैं, ओके? जिसमें लाइट वायु जो भरा हुआ है वो ऊपर जाता है, जो वजनी चीजें हैं, जो हेवी वेट होती है वो नीचे जाती है। बहुत भार रखेंगे, बहुत वेट से चलेंगे तो नीचे चले जाओगे। अगर ऊपर उठना है थोड़ा लाइट रहिए। इन HELP, हेल्प, H फॉर ह्यूमर, ओके? E फॉर एफर्ट्स। एफर्ट्स मैं ऐसा नहीं कहता हूं रिजल्ट्स, आर है ही नहीं कहीं हेल्प में, एफर्ट्स, ओके? मेरे एक डॉक्टर मित्र है, तो डॉक्टर मित्र के तौर पे वो बहुत सारे भागादौड़ उनको रहती है क्योंकि वो क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट है। तो कभी कभार मेरे सामने बैठे फोन आता है, खाने के लिए बैठे को छोड़ के जाना पड़ता है, और बातें होती है तो कहते हैं कि भाई पेशेंट इज क्रिटिकल और मुझे नहीं लगता कि सर्वाइव कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि अगर क्रिटिकल है और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यू आर टेलिंग दिस, तो तुम जा क्यों रहे हो? खाना तो पहला खत्म कर लो, तुम्हें अब जाने की क्या, तुम्हें पता है ऐसे डॉक्टर के भाई ये उम्र हो गई है, वेंटिलेटर है, ये है वो है, अब नहीं आगे चलेगा कुछ, और फोन आया तो भाई असिस्टेंट डॉक्टर को सौंप दो, तुम तो सीनियर डॉक्टर हो, खाना खा लो। तो कहता है कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि उसकी जान बचा पाऊंगा, मुझे मालूम है कि अब मेरे हाथ में कुछ है नहीं, ये तो केस चला गया। मैं इसलिए जा रहा हूँ कि उनके रिलेटिव्स को ऐसा न लगे कि डॉक्टर को इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अगर मैं वहां पे खड़ा रहूंगा तो उनके जो गम है, उनकी परेशानी है, उनका आक्रोश है, थोड़ा कम होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारे ऊपर निकालेंगे ना, हमें आदत है सुनने की। मैं सुनने के लिए वहां पे खड़ा रहूंगा, क्योंकि वो इंसान भी, उन्होंने अपनी माता जी गंवा दी है, वो अपने फ्रस्ट्रेशन में है, वो अपने पीड़ा में है, उसको हमें सुनना चाहिए। 2 बात कहे तो सुनना चाहिए। और डॉक्टर के तौर पे मैं अगर उसके कंधे पे हाथ रखूंगा तो वो भी थोड़ा आराम से, सुकून से कर जाएंगे कि भाई देखो इसमें जो हो सकता था हमने किया, लेकिन आपके सामने है, मैं तो देखो खाना छोड़ के आ गया तुम्हारे बीच, लेकिन कुछ नहीं कर पाए तो क्या हो सकता है? E फॉर एफर्ट्स, एफर्ट्स कीजिए। एफर्ट्स कामयाब हर बार नहीं होते, कोशिशें हर बार कामयाब नहीं होती, लेकिन कोशिश करना कामयाबी की यात्रा है। कोशिश न करना वो तो नाकामयाबी की यात्रा है। तो E फॉर एफर्ट्स, L फॉर लव। जो काम करते हैं, आपको चाहे काम आपकी पसंद का न भी मिला, ऐसा हो सकता है, काफी सारे काम तो डेस्टिनी की वजह से मिलते हैं आपको। हम ऐसा मानते हैं कि हमने करियर चूज की, ज्यादातर तो ऐसा होता है हमारी लाइफ में, करियर हमें चूज कर लेती है। ओके, हमारा कर्ता भाव तो गलत है। गीता जी में जैसे कहा है, कर्ता भाव मत रखो, कर्म भाव रखो। ओके, हम करियर चूज नहीं कर पाते, करियर ने हमें चूज कर लिया है, क्योंकि वही रास्ता था, वही अपॉर्चुनिटी थी, वही ऑप्शन था, आपने ले लिया। तो उसमें इतना रखो, इतना ठहराव रखो, इतनी सिंप्लिसिटी रखो कि भाई अब ये है तो है, अब क्या करेंगे? रोज सुबह में उठ के इसको कोसेंगे तो हमारी जिंदगी जहर हो जाएगी। अगर इसको, अब ऐसी जमीन है जो खराब है, लेकिन आप इसके जमीन के इसको प्यार करके उसमें कुछ उगाने की कोशिश करोगे तो उसमें से कुछ मिलेगा। तो लव, प्यार, ओके? कुछ ना करो, मुस्कुराओ, थोड़ा प्रयत्न करो, प्यार से जवाब दो, शांति से जवाब दो। सामने वाला इसलिए आया है कि भाई आपके साथ काम कर सके, आपके पास से उसको कुछ चाहिए, आप दे ना पाए तो कुछ नहीं, प्यार तो दे सकते हो ना, रिजल्ट ना दे पाए कुछ नहीं। एंड P फॉर परसिस्टेंस। ये सब चीजों में सातत्य रहना चाहिए। आज मूड अच्छा है तो सबको अच्छा जवाब दिया, कल तो लूटी हुई नहीं हमको जिसको पैसे भेजा था उसको,
तो आज ब्लू टिक नहीं हुई, उसको जो गुस्सा है वो सबके ऊपर निकाल दो सुबह में। ओके, ये नहीं, परसिस्टेंस रहना चाहिए। मानिए आप हैबिट बना दो, इस हेल्प को हैबिट बना दो। परसिस्टेंस मींस आपके बर्ताव में ये होना चाहिए, आपके स्वभाव में ये होना चाहिए। ग्रेजुअली आपकी हैबिट होनी चाहिए कि नहीं ये तो करेंगे और ये नहीं करेंगे। हम कहते हैं ना किसी आदमी के लिए कि नहीं इसके ना कहेंगे, जब कितने भी प्रयत्न कर लो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये परसिस्टेंट है इस मामले में, ये इनकी हैबिट है, ये नहीं करेंगे। तो इतनी चीजें, जैसे मैं अभी मुझे कोई अभी बोल रहा था, आप मोरारी बापू को इतने प्यार से घूमते फिरते वो बापू आपके जन्मदिन के कार्य घर पे आते हैं, तो आप ऐसा करो ना मोरारी बापू को भारत रत्न मिले ऐसा एक लेख लिखो। भी मुझे कहा, मैंने कहा कि लिखने की जरूरत नहीं है, बापू नहीं लेंगे, ये मुझे मालूम है। उनको नहीं चाहिए सम्मान, वो मना कर देते हैं, वो जाने के लिए हाथ जोड़ के विवेक से मना कर देते कि मैं कहीं पे मेरा नाम मत रखो, मुझे अब मैं इस भूमिका में हूं कि मुझे कुछ देना चाहिए, मुझे कुछ लेना नहीं चाहिए। ये परसिस्टेंस होता है कि जब वहां पे दूसरा आदमी आपके ओर से कह सके कि ये नहीं करेंगे। ये होता है व्यक्तित्व, ये होता है चरित्र, ये होता है परसिस्टेंस। चरित्र की बड़ी सिंपल व्याख्या है मेरे दोस्तों, जब कोई आपको देख नहीं रहा तब आप कैसे बर्ताव करते हैं, वो आपका चरित्र है। हर कोई देख रहा होता है, हर कोई अच्छा ही लगता है। बेटी की शादी में तो गांव का गुंडा भी अच्छे तरीके से बात करेगा, हाथ जोड़ जोड़ के बात करेगा, खाना खिलाएगा। ओके, क्योंकि सब देख रहे हैं। कोई नहीं देख रहा है तब वो क्या बोलता है, उसमें उसका चरित्र आता है। ओके, तो अगर हमें कैरेक्टर वाले इंसान बनना है हमारी जॉब में, तो ये चीज सीखनी पड़ेगी। लोग आते हैं, कुछ काम है इसलिए आते हैं। एक मेरे जो मित्र हैं उन्होंने अपना अनुभव भी लिखा था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा था, वो भी राइटर है, हिंदी साहित्य के अच्छे राइटर है। तो वो प्रोफेसर भी है, कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो उनके एक मित्र को, जिस जमाने में आज के जैसा डिजिटल वाला सिस्टम नहीं था, पासपोर्ट निकालने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ा पड़ता था, और वो मित्र ने कहा कि भी मुझे अंग्रेजी इतनी नहीं आती, आप साहित्य वाला आदमी है, प्रोफेसर आदमी, आप साथ में जाइए। वो गए उनके साथ। वो खिड़की में जो एक बाबू बैठे थे, वो दिल्ली की बात है, तो दिल्ली में तो क्या होता है, हर किसी के दिमाग में थोड़ा तौर तो रहता ही है कि हम तो भाई दिल्ली में है, ये तो राजधानी है। ओके, तो आप कौन है, आप तो कोई बाहर से आए हैं ना, आपके क्या औकात है, ऐसा भी होता है कभी कभार। तो वो दोनों लोग गए, दोनों मित्र गए। तो वो भाई यूं ही, अभी गुजराती में एक शब्द है जो उसको कहते हैं तोबड़ो चढ़ाई। हिंदी भाषी लोगों के लिए मैं क्या कहूंगा, मैं घोड़ा चने खाते वक्त जो उसको लगाया जाता है ना, तोबड़ो गया। जैसे आप ऐसा कहते कि 3 दिन के कब्ज के बाद आपका जो चेहरा हो जाए ना सुबह सुबह, तो ऐसा मुंह करके वो भाई बैठे थे वहां पे, वो पासपोर्ट वाले, और यही जो मशीन की तरह ये नहीं है नहीं है ये जवाब देते थे, ये देते। वो भाई वो गए और उन्होंने खिड़की बंद कर दी, खाना खाने का टाइम। तो उन्होंने कहा कि इतने दूर से आए भाई, ये ले दो, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेके स्टैंप लेके मुझे पर्ची देनी है। ओके, आप सामने बैठे हो, ले लो। उन्होंने कहा कि नहीं, बोला ना खाना खाने का टाइम हो गया, तो कहते खाने के बाद हम यहाँ पे रुकते हैं। कि नहीं, खाने के बाद मैं नहीं आऊंगा, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। तो भाई तो वहां से हो गए, क्योंकि एक तो पूरे गांव से खर्च करके आए थे, तो इनको लेके आए थे साथ में कि भाई आप उनका छुट्टी ले। तो वो प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई देखिए मैं कुछ प्रयत्न करता हूँ। प्रयत्न मानी कोई रिश्वत घुस नहीं, वो अकेला आदमी बैठा हुआ खाना खा रहा था कैंटीन में, अपना टिफिन खोल। तो उनके पास वो प्रोफेसर साहब गए और उनको कहा कि भाई आपके साथ कोई खाने वाला ना हो तो मैं थोड़ा बैठ सकूं, अपना नाश्ता यहाँ पे लेके बैठता हूँ, और टेबल खाली नहीं है, ऐसा करके बैठ गए। फिर उन्होंने कहा कि देखो सर, मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि भाई आप ये पैसे ले लो और काम कर दो, मैं ऐसी बात भी नहीं करूंगा कि आपको काम करना चाहिए क्योंकि मेरा दोस्त नीचे खड़ा है। मैं तो ये बात कहूंगा कि सर मैं तो प्रोफेसर हूँ, मुझे अच्छी खासी कमाई है, इनकम है, मैं किताबें लिखता हूँ, वो भी बिकती है, लोग जानते हैं। फिर भी एक गरीब आदमी जो मेरा पुराना दोस्त है, उसको अंग्रेजी नहीं आती, उसको मदद करने के लिए एक दिन की छुट्टी लेके मैं यहाँ पे आया। तो वो आपको कैसे याद करेगा और मुझे कैसे याद करेगा? आज से कुछ साल के बाद कोई पासपोर्ट की बात बोलेगा तो कहेगा कि ये मेरा दोस्त है जो मेरे साथ है, और ये एक वहां पे बैठा हुआ था नालायक आदमी जिससे तो मेरे साथ बात भी नहीं की सही तरीके से। आप ये तो सोचिए, आपको तो 1 सेकंड लगता उसका फॉर्म लेने में और उसको साइन देने में। आपने जितनी देर तक उसको डांटा, उस देर में तो आप वो कर भी सकते थे, डांट भी सकते थे और फिर कर भी सकते थे डांटते हुए,
लेकिन आपने किया नहीं, और अब आप देखिए आप अकेले बैठ बैठ के खाना खा रहे हैं। ओके, इसमें स्वाद कैसे आएगा इस खाने में? तो उसी तरीके से तो वो आदमी थोड़ा खुला, उसने कहा कि भाई खाना भी इसलिए अकेला खाने पड़ता है कि बीवी तो नाराज होकर मायके चली गई है, ये तो टिफिन मैंने बंधवाया है, उसका टिफिन में खाता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई ऑफिस में भी आपके भी दोस्त वोस्त तो बने नहीं लगते, जो कि आपके साथ तो कोई बैठा नहीं। तो फिर जो उन्होंने बात की वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उस पासपोर्ट वाले बाबू से उन्होंने बात की, उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए सर, आप ऐसे काम में, मैं प्रोफेसर हूं, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं, मैं ऐसे काम में हूं कि भाई 200 लोगों की मुस्कान बटोर के घर पे जाता हूं रोज, क्योंकि मेरे सामने क्लास रहता है, किसी में 60 बच्चे हैं, किसी में 40 बच्चे हैं, लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से काम करता हूं, उनको हेल्प करने की बात करता हूं, स्माइल से बढ़ाता हूं, ह्यूमर करता हूं, जॉब ट्रैक करता हूं, उनकी परेशानियों में थोड़ा इंटरेस्ट लेता हूं, उनको थोड़ा इंस्पायर करता हूं। तो सब बच्चे मुस्कुराते हुए, स्माइल करते हुए, मुझे बाय कहते हुए घर पे जाते हैं। 200 मुस्कानें बटोर के घर पे जाता हूँ। सैलरी तो मिलती है, मुस्कानें भी मिलती है। बच्चे इन्वाइट करने के लिए आते हैं, अपनी जॉब मिलती है तो मिठाई देने के लिए आते हैं, घर पे आते हैं शादी ब्याह का कार्ड लेके। तो ये मुझे बोनस मिलता है एक्स्ट्रा। आप ऐसे काम में हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, कुछ गलत भी नहीं करना है, सिर्फ सही तरीके से अपना काम करना है और दूसरों को हेल्प करने की दिमाग में सोच रखनी है। अब ये देखिए कितनी मुस्कानें बटोर के जाएंगे। ऐसा होगा कि आपको टिफिन बंधवाना नहीं पड़ेगा। ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको खाना खिलाने के लिए ले जाएंगे, भाई चलिए सर आपने ये कर दिया, चलिए हमारे साथ खाना खाने के लिए आइए। और फिर जो बात उन्होंने बताई कि भाई सालों हो गए, और उन्होंने मुझे, तब तो लैंडलाइन के फोन थे और फिर तो मोबाइल फोन आ गए। उस वक्त उन्होंने, उस आदमी ने, वो पासपोर्ट वाले क्लार्क आदमी ने उनको फोन किया। वो कानपुर के पास रहते थे, मैं उनका गांव उस जमाने में भूल गया, अब तो वो आ गए दिल्ली में, वो खुद रहने के लिए। तो उन्होंने कहा कि वहां उन्होंने मुझे फोन किया नंबर ढूंढते हुए। उन्होंने कहा कि आप तो भूल गए होंगे मुझे, लेकिन आपकी बात की वजह से बीवी वापस आ गई, प्रमोशन भी हो गया, ओके, और अभी लड़की की शादी है। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा इंसान जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, काम कैसे करना चाहिए, नौकरी कैसे करनी चाहिए, उसको तो मैं इनवाइट करूं। ये होता है सर्कल ऑफ लाइफ। आपके साथ भी हुआ होगा, मैं ऐसा नहीं कहता कि दिल्ली वालों के साथ ही होता है, बीवी वापस आ दिल वालों के साथ। बीवी वापस आ गई, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत नेचर चेंज हुआ ना सर। नेचर चेंज हुआ तो आप अपने आप के जो माहौल है वो भी चेंज हो गया। सिंपल सी बात है, यस सर, सही बात है। अब देखिए, अब जैसे अभी आसमान में काले वाले बादल मंडरा रहे होंगे और तब भेज वाली हवाएं आने लगेगी तो बारिश आएगी, तो माहौल चेंज हो जाएगा। अगर नेचर चेंज होगा तो अपने आप माहौल भी चेंज होगा। याद आएगी। तो मुझे तो ये कहना चाहिए, ये सर ने बड़ा अच्छा याद दिलाया कि चले नौकरी में अच्छा काम हो या ना हो, घर पे अच्छा काम होगा। नेचर चेंज करे, ये फायदा तो होगा। ये सिंपल सी बात है। तो सिंपल बात यही है कि भाई ऐसा हम रोज अगर कर पाए, 1 या 2 जिंदगी के साथ जुड़ पाए इसी तरीके से, तो लोग अपने दुआओं में तो हमें याद रखेंगे, और कुछ मिले या ना मिले, दुआओं में तो याद रखेंगे कि इसने अच्छा काम किया, इसने प्रयत्न अच्छा किया, इसने हमारे लिए कुछ किया। और ऐसे करने वाले लोगों को मिलता है। ये 12th फेल अभी फिल्म आई तो उसमें 2 कैरेक्टर आपको दिखाई दिए होंगे। वो दोस्त वाला जिसको कुछ पता ही, उसको तो पता ही नहीं था कि आईपीएस क्या होता है, वो अपने हिसाब से ले गया कि भाई चलो मेरे साथ चलो, मैं पैसा वैसा दूंगा, मेरे साथ खाना खाना, मेरे रूम में रहना। और एक वो आईपीएस ऑफिसर जो अपराइट थे, जरा मॉरली स्टैंड अप थे, और उन्होंने वो कॉपी करने की बात छोड़ी। तो आपने देखा होगा वो उससे बड़ी पोजीशन में आए, डायरेक्ट आईपीएस रिक्रूट के तौर पे आए, और वो मिठाई, लास्ट सीन तो वही है, वो मिठाई लेके जाते हैं। अब ये देखिए, अब इन दोनों को तो पता नहीं है ना कि हम जिसकी मदद कर रहे हैं उसके ऊपर तो फिल्म बनने वाली है जो पूरा देश देखेगा। लेकिन उन्होंने मदद की, उन्होंने अच्छे बर्ताव किया, उन्होंने हेल्प की, फिल्म बनी। तो उन दोनों के कैरेक्टर भी लोग कहते पूछते हैं कि इनका तो बताओ, ये कैसे दिखते हैं, ये कौन है, इसका नाम, असली नाम क्या है। ये दोस्तों होता है, ये मैंने भी देखा है, आपने भी महसूस किया होगा। लंबा खींचने की अब जरूरत है नहीं, मुझे भी जाना है। आपको भी इतना सुनने के बाद थोड़ी, जैसे मैंने अभी कहा कि दूसरों की परेशानियों का देखते रहिए, तो मैं आपकी परेशानी भी समझ सकता हूँ कि आप कभी सुनी रहे, तो आपको भी थोड़ा आराम चाहिए, थोड़ी खुली हवा चाहिए।
थोड़ी मुस्कुराहट चाहिए। तो आखिरी चीज कह के मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। मैं ग्रीस में गया था, एथेंस, और वहां पे टॉयलेट का फोटो निकाल के मैंने फेसबुक पे रखा था। टॉयलेट का फोटो फेसबुक पे क्यों रखे? क्योंकि हम तो अपने 12 फोटो है उसमें से भी बेस्ट सिलेक्ट करके ही रखते हैं। ओके, क्योंकि बुरा तो लगना नहीं चाहिए, हम जैसे है वैसे तो लगने नहीं चाहिए, जैसे नहीं है वैसे लगने चाहिए। फिल्टर आते हैं इस तरीके से अच्छे वाले, तो लोग तो वही करते रहते हैं। और हमारे एक वो उसमें टीम वर्क चलता है। ओके, उसमें क्या टीम वर्क चलता है? मैंने आपकी पोस्ट लाइक की, आप मेरी पोस्ट लाइक करो। मैंने आपके वीडियो में कमेंट किया, आप मेरे वीडियो में कमेंट करो। तो बाकी व्यवहार, यस, बाकी व्यवहार इसे गुजराती वर्ड थोड़ी। और लोग सुनते उनते नहीं है ज्यादा, हम ऐसे मौज में रहते हैं कि कितने लोगों ने सुना। अब मैंने तो एक बार डाला था 2010 में, फेसबुक नया नया आया था, तो उसमें लिखा होता था व्हाट्स इन योर माइंड। तो सुबह में डायरिया हो गए थे, तो मैंने लिखा टुडे आई एम हैविंग डायरिया, तो नीचे सब लाइक करने लगे। और फिर किसी ने लगा great, किसी ने कहा सुपर। हमारी पढ़ाई नहीं के ऊपर क्या लिखा है, हमारे दोस्त ने कुछ पोस्ट किया, हमें सिर्फ सपोर्ट करना है बस। हम जब पोस्ट करेंगे तो वो सपोर्ट करेंगे। ओके, तो ऐसा होता रहता है। तो टॉयलेट का इसलिए फोटो रखा कि टॉयलेट के पीछे एक सेंटेंस था। अब गूगलेश्वर महादेव जो है हमारे, वो हर किसी सवाल का जवाब दे देते हैं। तो मैंने गूगल किया कि इसका अर्थ क्या होता है, वहां से शॉर्ट लिया, ट्रांसलेशन में डाला, तो पता चला कि इतना अच्छा वाक्य लिखा हुआ है कि आपने पब्लिक टॉयलेट, देखिए पब्लिक टॉयलेट था, तो आपने इसका दरवाजा खोला और आपको ये स्वच्छ, सुगंधित, अच्छा दिखाई दिया कि आप अंदर पांव रख सके। ऐसा आपसे पहले वाले आपके लिए छोड़ के गए हैं। इनको पता नहीं कि बात कही कि टॉयलेट है, इसमें सीसीटीवी तो है नहीं। ओके, उसको पता तो नहीं कि इसके बाद कौन आने वाला है, लेकिन एज ए गुड सिटीजन अपनी जिम्मेदारी समझ के वो आपके लिए ऐसा छोड़ के गए, अच्छा करके गए, क्लीन करके गए। अब आप भी अपने बाद वालों के लिए ऐसा छोड़ के जाना, क्योंकि अगर वो कितना अच्छा लगा, जब दरवाजा खोला तो कितना अच्छा लगा। तो जैसे आप अनजान हैं और आपके लिए कोई छोड़ के गया, वैसे आप भी दूसरे किसी अनजान के लिए छोड़ के जाना। इंसानियत, ह्यूमैनिटी इस तरीके से चलती है। दिस इज अ वे ऑफ ह्यूमैनिटी। और सही है ये, हम पेड़ देख के गाड़ी खड़ी कर देते हैं कि यहाँ पे छांव मिलेगी, गाड़ी धूप में गर्म नहीं हो जाएगी। तो पेड़ जहां पे बोया है वो इंसान तो नहीं बैठा है ना नीचे कुर्सी बैठ कर लगा के। 40 साल पहले मैंने वो बोया था पेड़, शायद होगा ही नहीं दुनिया में। हम अपनी गाड़ी के लिए पेड़ तलाश करते हैं, लेकिन फ्यूचर 40 साल के बाद गाड़ी आएगी, उसके लिए पेड़ नहीं लगाते, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। किसी किसी का, कोई करते हैं ऐसा काम तो उसको हम सैल्यूट करते हैं। सैल्यूट इसीलिए तो करते हैं कि हम नहीं कर पाते। तो मेरे दोस्तों, हमें तो कुछ एनीथिंग एक्स्ट्रा, इलेक्ट्रीफाइंग द माइंड में मैं ये कहता हूं कि आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रिसिटी मानी डांस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो साइंस के में पोएट्री आ गई। डांस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर डांस नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। ओके, फिजिक्स का बड़ा सिंपल सा रूल है, इलेक्ट्रॉन को डांस करना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी का पावर आएगा, फिर चैनलाइज होगा पावर। तो डांस ऑफ इलेक्ट्रॉन हर जगह पे, जहां पे विद्युत है वहां पे बर्निंग भी है। उष्मा के बजाय विद्युत शक्य है नहीं। ओके, कुछ ना कुछ एनर्जी कोई गंवाता है, तभी तो डांस ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू होता है। तो चाहे वो जनरेटर में से आए, हाइड्रो पावर से आए, सोलर पावर से आए, किसी भी थर्मल पावर से आए, कुछ गंवाता है, कहीं पे बर्निंग होता है इस एनर्जी का, वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में आता है। ये भी साइंस है। ओके, पहला साइंस भी सही है, डांस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा साइंस भी सही है, बर्निंग ऑफ एनर्जी, ओके, कंज्यूमिंग ऑफ एनर्जी। क्योंकि एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म हो सकती है, एनर्जी आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। ओके, तो इलेक्ट्रीफाइंग माइंड में पहली चीज ये आई, डांस। नाचना है, अगर विद्युत तभी आएगी जब नाचेंगे। मानी लाइफ नचाएंगी तो मौज से नाचो, शौक से नाचो। हम बच्चों के साथ बात कर रहे थे वहां स्पर्श में, तो मैंने कहा था कि भाई डांस जब होता है तब जो मुस्कुराते हुए डांस करते हैं ना, उनको सब आगे रखते हैं, क्योंकि कैमरे में वो आएंगे। और जो रोते हुए, जब मुंह बनाते हुए ऐसे डांस करते हैं, उनको लोग पीछे रख देते हैं, इसको कैमरे में नहीं आना चाहिए। तो डांस कीजिए, मानी मुस्कुराइए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को,
अब थोड़ा बहुत जैसे इलेक्ट्रॉन डांस कर रहे हैं, हमारे भीतर भी डांस चल रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी है। कभी कभार विंटर में आपको दिखाई देता है, स्पार्क आता है हाथ में। हमारे दिमाग में भी न्यूरॉन्स में स्पार्क होता है, मैं सोचता हूं तभी स्पार्क होता है, अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी है, वहां भी डांस चल रहा है। ब्रह्मांड में भी, कॉस्मोस में भी डांस चल रहा है। डांस कीजिए, ये सोचिए कि भाई अगर किसी को ऊर्जा दे सकते हो, प्रकाश दे सकते हो, तो खुद थोड़ा झल्ला पड़ेगा। खाना भाई डांसफुल सेशन से डांसफुल सेशन से क्या बात है। म्यूजिकल इवनिंग से और थर्ड थिंग जो इलेक्ट्रिसिटी से होती है वो है फोर्स, पावर। इलेक्ट्रिसिटी मानी फोर्स, पावर। फिर आप मोबाइल चार्ज करो, फिर आप उससे वाटर अप करो, आप उससे रोशन करो इस कमरा, पावर, फोर्स। तो मेरे दोस्तों आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़िए अपने फोर्स में, तो अपना जो पावर आपके पास आएगा वो पूरे अपने आसपास की दुनिया को रोशन करने के लिए, उसको ज्यादा चमकदार बनाने के लिए, उसको ज्यादा प्रकाश देने के लिए उसका इस्तेमाल कीजिए। और प्रकाश आप दूसरों को तभी दे सकते हो, या तो आप जैसे मैंने बताया खुद जल जाओ, या आप, मैं आप कहूंगा कि ये क्या जाते जाते जलने की बात करके गए। तो मैं ऐसी जेलसी वाली जलन की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो ट्रक के पीछे लिखा होता है मेरी चलती है तो तेरी क्यों चलती है। तो वो जलन में तो क्या होगा, कोयला ही आएगा ना हमारे हाथ में, और तो कुछ होगा नहीं। तो मैं तो अपने लेक्चर में काफी बार कहता हूं कि भाई परमात्मा ने ऐसी सिस्टम बनाई है कि टॉक्सिसिटी फ्लश हो जाए। आप कितना भी खा पी लो, उसमें से जितना कचरा होगा वो सुबह में निकल जाएगा। ज्यादा खा लिया होगा तो उल्टी हो जाएगी, फिर हमें जरा ऐसा लगेगा, सुकून होगा कि हाँ चलो अच्छा हो गया, उल्टी हो गई, क्योंकि अंदर जा नहीं रहा था। ओके, एनीथिंग विच इज इन एक्सेस, एनीथिंग विच इज टॉक्सिक, हमारा बॉडी फिल्टर करके निकाल देता है। इसलिए किडनी में डायलिसिस करना पड़ता है। हार्ट भी यही करता है ना, हार्ट का पंपिंग मानी क्या, फिल्टर करता है ब्लड को, टॉक्सिसिटी निकाल देता है। बॉडी में नेगेटिविटी 24 घंटे से ज्यादा टिक नहीं पाएगी, इसे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी रूल। दिमाग में नेगेटिविटी क्यों सालों तक रखते हो, ये ह्यूमन रूल हो गया कि दिमाग में नेगेटिविटी भर भर के चलता है, वो भी निकाल दो। जैसे बॉडी फ्लश कर देता है, फ्लश कर दो कुछ साल के बाद, साल तो मैं तो कहता हूं दिन के बाद कर दो। आया ठीक है, अच्छा नहीं लगा ठीक है, सोचो और फिर जाने दो, खत्म करो उसको। इसलिए नहीं कि वो सामने वाले लोग अच्छे हो गए, इसलिए करो कि तुम कुछ अच्छा काम कर सको। अगर उनके ही सोच करते रहोगे तो और क्या करोगे जीवन में। तो मेरे दोस्तों, रोशनी का दूसरा तरीका भी है, और वो साइंस से हटके है। आप रोशनी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, विदाउट हैविंग ए सोर्स ऑफ एनर्जी, मिरर बन के कर सकते हो। अगर आप दिए के सामने एक आईना रख दो तो आईने में से रोशनी रिफ्लेक्ट होगी, अंधेरे कोने में जाएगी। टॉर्च के सामने आईना रख दो, टॉर्च में तो आईना होता ही है बल्ब के इर्द गिर्द, उसको मैग्नीफाई करने के लिए। ओके, तो जो मिरर होता है वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। बड़े बड़े ट्रांसमिशन और टेलीस्कोप इस सिद्धांत के ऊपर बने हुए हैं दुनिया में। तो मिरर रिफ्लेक्ट करता है, मिरर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता, रिफ्लेक्ट करता है। मेरी आपसे जाते वक्त इतनी ही विनती है मेरे दोस्तों कि आप दिए बनो तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप का संसार रोशन करोगे। दिए न बन जाओ तो और कुछ नहीं, मिरर तो बनो, जो कुछ दिए हैं उनकी रोशनी को रिफ्लेक्ट करो किसी अंधेरे कोने में। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्यार था चौधरी साहब का, उन्होंने कहा, उन्होंने पूरी इसकी गेम सेट की। और कभी करना, अच्छा काम करना है तो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल ही जाएगा। एफर्ट्स, जैसे मैंने कहा, उन्होंने एफर्ट्स किए, इस वजह से आपके सामने आ सका। और मैं एक वसावड़ा को तो आपके बीच छोड़ में जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ही चला जाऊंगा तो कोई वसावड़ा यहाँ पे रहेगा नहीं, तो वो आपके बीच ही, आपके एक टीम मेंबर के तौर पे छोड़ के जा रहा हूँ। तो आप सब लोग बड़े प्यार से इसे अच्छी सेशन किया। मैंने तो ये कहा कि जब मुझे पता चला कि एक्चुअल थिंग क्या है, जब उन्होंने लिटरेचर भेजा, तो मुझे अच्छा तो ये लगा कि चलो ऐसी बातें करने के लिए आज के जमाने में लोग फेस टू फेस मिलते हैं, वरना लोग स्क्रीन पे मिलते हैं, स्क्रीन पे मिलते ही नहीं। स्किन टू स्किन तो मिलते ही नहीं, स्क्रीन टू स्क्रीन ही मिलते हैं। तो ये आप फेस टू फेस एक दूसरे से मिले, ये भी अपने आप में बहुत बात है। मिलते जुलते रहा करो, इसलिए यारो नाहक भी मिलते जुलते रहा करो, क्योंकि मिलने जुलने से कुछ यादें कुछ ताजा हो सकती है। यादें बना रहे हैं आप फिर अगले साल के लिए, तो मिलते जुलते रहा कीजिए, आनंद करा कीजिए। और सिंपल सी बात है जो मेरे जन्म से पहले हमारे फिल्मी गीतों में कही गई, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, जीना
ये सिखाया थैंक यू ખૂબ ખૂબ આભાર જય વસાવા સાહેબ ખરેખર બધાએ બહુ